एवरीवन वेलकम टू बीट द स्ट्रीट। तो आज हम यहाँ पे बात करने वाले रत्तन इंडिया ग्रुप के बारे में। इस वीडियो में करेंगे रत्तन इंडिया ग्रुप का पूरा एनालिसिस, उसके दोनों कंपनियों को यहाँ पे एनालाइज करेंगे, रत्तन इंडिया एंटरप्राइजेस, रत्तन इंडिया पावर, और जानेंगे क्या ये एक नया मल्टी बैगर है या फिर एक ये बबल है। इस वीडियो में हम लोग बहुत सारी चीज़ों पे बात करेंगे, यानी कि अपन इस कंपनी में एक्चुअल में बिजनेस हो भी रहा है या नहीं, ये सारी चीज़ों को समझेंगे। जैसे कि कंपनी के प्रमोटर इश्यूज क्या है, कंपनी के प्रमोटर्स का बैकग्राउंड क्या है, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस किस तरीके के हो रहे हैं, फिनेंशियल्स कैसे हैं, एक्चुअल में फिनेंशियल्स कैसे हैं, ये एक आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट से बेहतर कोई और नहीं समझा सकता। कंपनी किस तरीके के वैल्यूएशंस पे ट्रेड कर रही है और क्या सारी चीज़ें हैं, बिकॉज यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर्स का पार्टिसिपेशन लगातार स्टॉक के अंदर बढ़ता जा रहा है और ये यहाँ पे एक ट्रैप हो सकता है। चलिए सबसे पहले एक अपडेट दे देते हैं हमारे टेलीग्राम के मेंबर्स को। हम लोग ने टेलीग्राम पे करीबन यहाँ पे जुलाई के आसपास इस पे बात करी थी, रत्तन इंडिया ग्रुप। हमने साफ साफ लिखा था कि आप इस स्टॉक को कंप्लीटली अवॉइड करें, और वहीं से अगर आप देखोगे तो रत्तन इंडिया एंटरप्राइजेस लगभग 70 रुपीज़ के हाई से आज 45 रुपीज़ पे ट्रेड हो रहा है, और ये मेरे लिए 4 रुपए का स्टॉक भी नहीं है। तो अभी तक आपको मेरी बातों से व्यू तो समझ में आ ही गया होगा, बट यहाँ पे जैसे कि आप लोग बहुत ही हार्डकोर इन्वेस्टर्स हैं, कल हम लोग ने एक पोल किया था जब 55% लोग बोल रहे थे दे आर बुलिश ऑन यहाँ पे रत्तन इंडिया। तो मैं आपको एक एक चीज का, मेरी एक एक बात का आपको प्रूफ भी दिखाता जाऊंगा और यहाँ पे अपन बात भी करते जाएंगे। चलिए सबसे पहले अपन यहाँ पे लेते हैं कंपनी के प्रमोटर के बारे में जानकारी। तो अगर हम बात करें कंपनी के प्रमोटर की, जो कि राजीव रतन है, राजीव रतन यहाँ पे उन्होंने एक और ग्रुप की यहाँ पे शुरुआत करी थी जिसका नाम है इंडिया बुल्स ग्रुप। अब इंडिया बुल्स ग्रुप में यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, देखो पहली बात तो ये, राजीव रतन जो 3 साल पहले यहाँ पे समीर गहलोत के साथ काम करते थे, उन्होंने अब यहाँ पे इंडिया बुल्स ग्रुप को छोड़ दिया है। ये एक और चीज मैं आपको बता दूं कि रतन इंडिया एंटरप्राइजेस में इंडिया बुल्स रियल एस्टेट का भी थोड़ा बहुत स्टेक है, तो यहाँ पे इंडिया बुल्स की ग्रुप कंपनीज का भी स्टेक है, तो अभी भी इंडिया बुल्स के साथ उनका काम होता है। अब राजीव रतन की इंडिया बुल्स में हिस्ट्री कैसी रही है या फिर इंडिया बुल्स एज अ कंपनी कैसी रही है, तो उसके लिए मैं आपको एक और न्यूज पढ़ा देता हूं कि इंडिया बुल्स में जितने भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इश्यूज हुए हैं, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस या फिर स्कैम बहुत भारी हुए हैं। चलिए कुछ न्यूज की देख लेते हैं। चलिए अगर अपन देखें तो सबसे पहले न्यूज आती है, इंडिया बुल्स के प्रमोटर्स डायरेक्टर्स को बुक किया गया, किसी कहाँ पे किस चीज के लिए बुक किया, बेसिकली यहाँ पे फंड डाइवर्जन्स के चलते हुए बुक किया गया। ठीक है, इंडिया बुल्स में यहाँ पे 98,000 करोड़ का यहाँ पे फ्रॉड भी निकला था और उस पर ही बात करी थी। तो इस तरीके की आपको बहुत सारी न्यूज मिलेगी, 9,000 करोड़ का स्क्रैम, कभी ये कभी वो, तो कुल मिला के इंडिया बुल्स ग्रुप में यहाँ पे बहुत सारी चीज हुई है। तो इससे पता पड़ता है राजीव रतन जिस ग्रुप से आए हैं वो यहाँ पे कंपनी खराब है। चलिए अभी एक बात को अपन ये भी मान लेते हैं कि राजीव रतन सही होंगे, बट क्या रतन इंडिया ग्रुप में इस तरीके की चीजें नहीं हुई है क्या, तो उसका भी आपके पास प्रूफ मैं आपको दिखा देता हूं कि रतन इंडिया में भी फंड डाइवर्जन के केसेस हुए हैं। चलिए तो अब हम बात करते हैं कंपनी के बारे में जो कि राजीव रतन की ही है। रतन इंडिया फाइनेंस करके एक कंपनी है जो कि अनलिस्टेड है। यहाँ पे एक सब्सिडरी, ये बेसिकली यहाँ पे रतन इंडिया एक एनबीएफसी कंपनी बनाई थी उन लोग ने। इसमें क्या किया था, बाहर की एक कंपनी है प्राइवेट इक्विटी जो कि यूएस बेस्ड है, उसने है ना यहाँ पे करीबन करीबन यहाँ पे जो स्टेक खरीदा था, 50% का स्टेक खरीदा था रतन इंडिया फाइनेंस के अंदर। ठीक है, अब रतन इंडिया फाइनेंस में हुआ क्या था, बेसिकली जब ये स्टेक खरीदा गया था तो सबसे पहली तो बात ये है कि एक तो $100 मिलियन में स्टेक खरीदा गया था, और आज की तारीख में रतन इंडिया के फाइनेंस के अंदर वो जो लोन स्टार फंड्स करके है वो बोल रहा है कि हम 65 मिलियन में एग्जिट करेंगे, कंप्लीटली 35 मिलियन रुपीस का, $35 मिलियन का लॉस हो रहा है। ठीक है, ये न्यूज भी मैं आपको पढ़ा सकता हूँ। कुल मिला के रतन इंडिया के अंदर जो लोन स्टार है उसका क्या बोलना है, उसने एनसीएलटी में यहाँ पे एक अपनी पेटिशन फाइल करी थी और उसमें बोला था कि यहाँ पे अनऑथराइज लीन्स दिए गए हैं, फंड डाइवर्जन किया गया 160 करोड़ रुपए का। ठीक है, तो इस तरीके का यहाँ पे बिजनेस हुआ है। अगर अपन देखें तो यहाँ पे करीबन 1400 करोड़ का यहाँ पे टोटल यहाँ पे फंड डाइवर्जन का केस लगाया जा रहा है। इस तरीके से यहाँ पे रतन इंडिया के यहाँ पे प्रमोटर्स के बारे में पता चलता है। चलिए अगर अपन मान लेते हैं प्रमोटर्स अभी भी बढ़िया है, तो मैं आपको बता दूं कंपनी के अंदर भतेरे भतेरे यहाँ पे मतलब बहुत सारे रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन देखने को मिलते हैं। रतन इंडिया के अंदर एंटरप्राइजेस जो कंपनी को आप स्टॉक को ट्रैक करते होंगे, तो आए दिन बहुत सारे एक्विजिशंस कर दिए, कभी बोलती हम लोग फिनटेक में जाएंगे, तो कभी बोलती ई कॉमर्स में जाएंगे, तो कभी बोलती रिवोल्ट मोटर्स में और स्टेक खरीदेंगे, या फिर कभी बोलती है कोई और कंपनी में स्टेक खरीदेंगे। आपको मैं बता दूं कि बहुत सारी कंपनीज के अंदर प्रमोटर का यहाँ पे स्टेक रहा है। मतलब रतन इंडिया एंटरप्राइजेस जिसमें आप लोगों ने पैसा लगा रखा है, वो कंपनी क्या करती है, वो कंपनी प्रमोटर की एक कंपनी से अपना स्टेक खरीद लेती है। मतलब रतन इंडिया एंटरप्राइजेस अपना पैसा प्रमोटर को दे देती है, और प्रमोटर के पास जो शेयर्स है, जिन कंपनीज के अनलिस्टेड कंपनीज है जिनका शायद कोई बिजनेस भी नहीं है, उनको एक्वायर कर लेती है। जिसका एक बेहतरीन एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं। कंपनी ने हाल ही में यहाँ पे एक स्टेक खरीदा है कोगो ब्लू रिटेल प्राइवेट लिमिटेड।
पहली बात तो इस कंपनी का कोई बिजनेस नहीं है। कहाँ पता पड़ेगा बिजनेस नहीं है? तो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे कंपनी ने डिस्क्लोजर में लिखा है इन्वेस्टी कंपनी, यहाँ पे लिखा हुआ है कि येट टू कमेंस एनी बिजनेस। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे जो ये स्टेक खरीदा गया है, क्या ये रिलेटेड पार्टी से किया गया है? कैसे पता पड़ेगा? यहाँ पे लिखा होता है इट इज अ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, द प्रमोटर हैव नो इंटरेस्ट बिसाइड्स द शेयर होल्डिंग ऑफ द ट्रस्ट। बेसिकली जिस कंपनी जो ट्रस्ट उसको ओन करती है, उस ट्रस्ट के ट्रस्टी यहाँ पे रतन इंडिया के प्रमोटर्स है। अब यहाँ पे इस कंपनी को बने हुए कितना टाइम हुआ है? 21 अक्टूबर को ये कंपनी बनाई थी प्रमोटर्स ने। अब यहाँ पे प्रमोटर्स ने 21 अक्टूबर को कंपनी बनाई, कोई बिजनेस नहीं किया, और यहाँ पे एक थोड़ी दिन बाद 3 नवंबर बाद 10 दिन बाद यहाँ पे कंपनी अनाउंसमेंट लेके आती है कि हम प्रमोटर को यहाँ पे शेयर में उस पैसों से खरीदेंगे। मुझे एक बात समझ नहीं आई यहाँ पे, बेसिकली अगर कंपनी को बिना बिजनेस किए ही बेचना था, 10 दिन बाद ही रतन इंडिया में बनाना था, तो सीधा सीधा रतन इंडिया एंटरप्राइजेस से ही क्रिएट कर देते ना। कुल मिला के यहाँ पे अपने को क्या साफ पता पड़ रहा है कि कंपनी ने एक फंड डाइवर्जन किया है, भले ही वो अमाउंट छोटा हो, लाख रुपए भी हो, लेकिन यहाँ पे बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा, इस तरह का ट्रांजेक्शन एक और कंपनी में हुआ था, मैं आपको बता सकता हूँ, वो भी है मेरे पास उसकी डिटेल। चलिए उसकी डिटेल्स क्या है, तो उसकी डिटेल्स बेसिकली मेटरनेट करके एक दुबई यूएई बेस्ड कंपनी थी, उसको भी प्रमोटर ही ओन करते थे, और प्रमोटर ने यहाँ पे उसको खरीदा, बस रतन इंडिया ने खरीदा है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे बात करते हैं कंपनी के बिजनेस की। पहली बात तो ये मैं आपको समझा देता हूँ, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आप समझ लीजिए, किसी भी कंपनी में अगर यहाँ पे रतन इंडिया एंटरप्राइजेस या फिर आपकी कोई भी कंपनी का अगर 50% से ज्यादा स्टेक नहीं होता है, तो उस कंपनी में आपकी कंट्रोलिंग अथॉरिटी नहीं होती है, ना ही आपके फिनेंशियल्स, ना ही उसका रेवेन्यू, ना ही उसका प्रॉफिट आपके कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल्स के साथ मर्ज किया जाता है। ठीक है, ये अभी मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि जो रतन इंडिया का मेन जो बिजनेस आता है, जो यहाँ पे रतन इंडिया खुद बोलती रहती है, उस रिवोल्ट मोटर्स के अंदर केवल 43% स्टेक है, कंट्रोलिंग स्टेक नहीं है। कंट्रोलिंग स्टेक नहीं होने का मतलब क्या होता है कि कंपनी चाहे तो बेसिकली डिविडेंड रोक सकती है। अगर रिवोल्ट मोटर्स के 57% शेयर होल्डर्स ने सोच लिया कि यहाँ पे डिविडेंड नहीं देना है, तो रतन इंडिया एंटरप्राइजेस को कोई भी यहाँ पे इनकम नहीं होगी। ये मैं आपको इसका इंपैक्ट फाइनेंशियल्स में भी बिल्कुल बिल्कुल दिखाऊंगा और आपको सारी चीजें भी समझाऊंगा। ठीक है, अभी अगर अपन देखें तो नियोटेक फिनटेक करके एक कंपनी यहाँ पे खोली है, वो अंडर डेवलपमेंट है। मेटरनेट कंपनी ने प्रमोटर्स के थ्रू खरीदी थी, और अभी जो एक कंपनी खरीदी है वो भी प्रमोटर्स के थ्रू खरीदी है। न्यू स्काई ड्रोन्स ये कंपनी की खुद की है। ठीक है, पहली बात तो ये न्यू स्काई ड्रोन्स भी अभी अभी कंपनी चालू हुई है। इनमें से एक भी कंपनी का कोई भी पास रिकॉर्ड नहीं है, इंक्लूडिंग रिवोल्ट मोटर्स, जो कि यहाँ पे पिछले 1 साल पहले ही चालू करी गई थी। अब मैं आपको समझाता हूँ, यहाँ पे रतन इंडिया पावर जो है उसमें 22% स्टेक है, तो उसमें भी कोई भी कंट्रोलिंग पावर नहीं है, वो तो बिल्कुल ही लॉस मेकिंग बिजनेस है। रतन इंडिया एंटरप्राइजेस की हिस्ट्री रही है हर बार रतन इंडिया पावर को पैसे देने की। पैसे किस तरीके से देती है? बेसिकली लोन वगैरह या फिर इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स के थ्रू, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। बट कुल मिला के जितने भी बिजनेसेस हैं जो कि कंपनी बोल रही है फ्यूचर बिजनेस, उनका कोई पास्ट नहीं है। चलिए एक बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल आपको अपन ये भी दिखा देते हैं कि कंपनी के प्रमोटर्स किस तरीके से चीजें बताते हैं। ये कंपनी का इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन है। पहली बात तो ये ड्रोन्स की बात हो रही है या फिर रिवोल्ट की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर अपन चले तो बेसिकली कंपनियां फोटो बहुत डालती है ना। एक बार जुबिलेंट फूड वर्क्स ने इनकी बहुत भारी मतलब है ना, इनको मतलब इन पे एलिगेशंस भी लगाए थे कि जो भी ये फालतू की चीजें करते हैं वो बिल्कुल गलत है। उसके बारे में बात करेंगे। पहली बात तो ये रतन इंडिया का रिवोल्ट मोटर्स का रेवेन्यू है। ठीक है, रिवोल्ट मोटर्स का यहाँ पे रेवेन्यू बहुत सारा आपको करोड़ों लाखों में जो भी दिख रहा है ग्रॉस रेवेन्यू, मान लीजिए 38 करोड़ का रेवेन्यू भी है। ये रिवोल्ट मोटर्स का रेवेन्यू रतन इंडिया की बुक्स में कभी नहीं आएगा। रतन इंडिया का अगर आप यहाँ पे रेवेन्यू देखोगे तो 10 लाखों के अंदर रहता है, करोड़ों में नहीं होता। मैं आपको वो भी फाइनेंशियल्स में दिखाऊंगा। ठीक है, बट ये रतन इंडिया एंटरप्राइजेस की यहाँ पे इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन है, जिसमें रतन इंडिया की खुद के बिजनेस की कोई बात नहीं हो रही है, खुद के फाइनेंशियल्स की कोई बात नहीं हो रही है। ये बोल रहे हैं कि हम ड्रोन्स का बिजनेस करते हैं, बट यहाँ पे कंपनी ने एक भी चीज ड्रोन्स के बारे में नहीं बताई कि ड्रोन्स की डिमांड किसी रही है या ड्रोन्स का काम कहां तक पहुंचा है। फिर बात होती है रतन इंडिया पावर, जो कंपनी लॉस मेकिंग है उसके अंदर कंपनी ने यहाँ पे क्या चीजें बताई है, तो मैं आपको वो भी बता देता हूँ। रतन इंडिया पावर के अंदर यहाँ पे कंपनी का जो बेसिकली यहाँ पे बिजनेस रहा है वो कोई खास नहीं रहा है। अच्छा, यहाँ पे जो कंपनी को बेसिकली प्रॉफिट वगैरह जो भी आपको दिख रहा है ये, उसके बारे में भी अपन बात करेंगे। बेसिकली ये जो प्रॉफिट दिख रहा है ये बेसिकली रीस्ट्रक्चरिंग के कारण दिख रहा है, इसके पीछे और कोई भी रीजन नहीं है, वो अपन रतन इंडिया पावर के अंदर समझेंगे। ठीक है, तो बेसिकली अभी आपने देखा कि रतन इंडिया एंटरप्राइजेस का तो कोई भी फाइनेंशियल्स नहीं है। चलो अब रतन इंडिया के फाइनेंशियल्स देख लेते हैं। चलिए अब आपको समझ में आ जाएगा कि कंपनी क्या है।
बेसिकली कंपनी का रेवेन्यू अगर आप ढंग से पढ़ेंगे तो 53 लाख रुपीस का रेवेन्यू है। अच्छा, अब यहाँ पे अगर आप देखोगे लैक्स में दे रखा है। अब वो जो 150 करोड़ की या 34-50 करोड़ की जितनी भी बाइकें बेची है इस कंपनी के फाइनेंशियल्स में कभी नहीं आएगी। ये आपको मैं जो दिखा रहा हूँ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। अच्छा, अब आप जानेंगे कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस आखिर कंपनी का बिजनेस क्या है, क्योंकि जितनी भी और कंपनीज इन लोग ने ओन कर रखी है उसके अंदर इनका यहाँ पे 50% से कम स्टेक है। जो कंपनियां बिजनेस करती है और जो बिजनेस नहीं करती है उनके अंदर ही 50% से ज्यादा स्टेक है। तो आखिर में कंपनी को रेवेन्यू कहां से आ रहा है? तो अगर आप इनकी एनुअल रिपोर्ट पढ़ेंगे तो पेरोल मैनेजमेंट सर्विस करके कंपनी बेसिकली काम करती है। उसमें क्या होता है, बेसिकली यहाँ पे कंपनी अपनी ग्रुप एंटिटीज को बेसिकली उनका सैलरी अकाउंट, उनके एम्प्लॉयज का सैलरी अकाउंट या फिर उनके एम्प्लॉयज को मैनेज करने का काम करती है। उसका एक इनवॉइस रेज किया जाता है। 53 लाख रुपीस का एक रेवेन्यू, जिसकी अगर अपन हिस्ट्री देखें सितंबर 2020 में कोई भी रेवेन्यू नहीं था। वहीं पे अगर अपन देखें ये कंपनी लगातार लॉस में भी आई है। अगर अपन देखें तो कंपनी को यहाँ पे 56 लाख रुपए कमाने के लिए यहाँ पे 4 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया है। तो बेसिकली कंपनी के एक्सपेंसेस ज्यादा है और अभी भी है। अगर अपन और फाइनेंशियल्स की बात करें तो कंपनी की करंट एसेट्स वगैरह अगर आप देखोगे तो 95 करोड़ रुपीस की है, ठीक है। और वहीं पे अगर आप देखोगे तो टोटल एसेट बेस यहाँ पे करीबन यहाँ पे 100 करोड़ के आसपास है। और वहीं पे कंपनी का जो मार्केट कैप है 6800 करोड़। मतलब यहाँ पे अगर अपन देखें तो प्राइस टू बुक रेशियो यहाँ पे 68 टाइम्स 70 टाइम्स हो चुका है। मैं पी रेशियो की बात नहीं करूंगा क्योंकि कंपनी का कोई प्रॉफिट नहीं है तो पी रेशियो बनेगा नहीं। कंपनी के पास यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये कंपनी का जो नेगेटिव दिख रहा है 197 करोड़ रुपीस का, ये बेसिकली कंपनी का अक्यूमुलेटेड लॉस है, ठीक है। और इसी तरीके से कंपनी की यहाँ पे जो नेटवर्थ है वो बहुत ही कम है, 79 करोड़ रुपीस की नेटवर्थ है। मतलब उसकी एसेट्स की असली वर्थ है जिसके लिए आप 6800 करोड़ रुपए मार्केट कैप देते हैं। कंपनी के पास फाइनेंशियल में यहाँ पे अगर अपन देखें तो लाइबिलिटीज भी है, करीबन 20 करोड़ की यहाँ पे लाइबिलिटीज भी है। चलिए थोड़ा वैल्यूएशंस पे और अपन एक बार झांक लेते हैं। कुछ चीजें और भी मैं आपको बता देता हूँ वैल्यूएशंस पे। तो अगर अपन देखें यहाँ पे जितने भी अगर आप यहाँ पे देखोगे आरओई, आरओसीई वगैरह, एनपीएम या फिर ओपीएम, ईवी टू इबिटा नेगेटिव। यहाँ पे अगर अपन देखें प्राइस टू बुक रेशियो 77 का चल रहा है, बहुत ही हाई है। किसी भी तरीके से कंपनी का कोई यहाँ पे मैच नहीं खाता है। 6000 करोड़ की कंपनी बना रखी है बट यहाँ पे कोई बिजनेस नहीं है। मैं वापस आपको बता दूं कि यहाँ पे मार्च 21 से पहले कंपनी के पास कोई भी बिजनेस नहीं था। अगर अपन यहाँ पे 8 साल के रिकॉर्ड भी देख ले, मार्च 2012, उसके बाद बीच में कंपनी के यहाँ पे फाइनेंशियल्स भी नहीं आए थे। अगर 5 साल 4 साल में भी देखे तो कंपनी का कोई भी यहाँ पे ट्रैक रिकॉर्ड नहीं रहा है किसी भी बिजनेस करने का, ठीक है। चलिए शेयर होल्डिंग पैटर्न की भी अगर अपन बात करें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न या फिर कैश फ्लोज की बात करें तो कैश फ्लोज भी यहाँ पे नेगेटिव रहे हैं, ठीक है। अगर अपन देखेंगे तो यहाँ पे कंपनी अगर ग्रोइंग कंपनी है तो उसका हमेशा जो कैश फ्लो है वो नेगेटिव होना चाहिए, जो कि यहाँ पे है। बट यहाँ पे अपन एक साल के फाइनेंशियल्स पे देख के भी यहाँ पे कुछ भी चीजें अंदाजा नहीं लगा सकते। अगर आप देखोगे शेयर होल्डिंग पैटर्न में यहाँ पे एक और जो इंपॉर्टेंट चीज हो रही है, पहली बात तो ये है कि 75% के आसपास स्टेक है, जो कि यहाँ पे स्टेक है, जो कि प्रमोटर का मैक्सिमम स्टेक होता है। अब मैं आपको समझाता हूँ प्रमोटर का एक कंपनी में हद से ज्यादा स्टेक होना कैसे प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। मान लीजिए अपन ने थोड़े टाइम पहले देखा था ऑक्सीजन की कमी पड़ गई, ऑक्सीजन की कमी पड़ने के कारण ऑक्सीजन की प्राइस बढ़ गई। उसी तरीके से प्रमोटर का पास 75% स्टेक है, थोड़ा बहुत डीआईआई एफआईआई के पास है। अगर अपन समझे तो यहाँ पे अगर उनके पास यहाँ पे 80 या फिर 85% स्टेक भी है, जो कि ऐसे लोगों बड़े लोगों के पास है, तो बाजार में केवल 15% ही शेयर यहाँ पे ट्रेड होते। अगर उस चीज की शॉर्टेज हो गई, उस चीज की शॉर्टेज होने के कारण उसकी शेयर प्राइस बढ़ गई। तो इस तरीके से यहाँ पे बहुत सारी कंपनीज की यहाँ पे शेयर प्राइस बढ़ी है, जिसमें से ऑर्चिड फार्मा एक कंपनी थी या फिर रुचि सोया कंपनी थी, जिसकी यहाँ पे लो फ्लोटिंग होने के कारण, लो फ्लोटिंग यहाँ पे शेयर होल्डिंग होने के कारण, यहाँ पे पब्लिक फ्लोट कम होने के कारण यहाँ पे शेयर प्राइस एकदम से बढ़ गई, बिकॉज यहाँ पे डिमांड बढ़ गई क्योंकि मार्केट पे शेयर्स नहीं थे। तो ये कुछ बातें हो गई फाइनेंशियल्स की और थोड़ी बहुत और चीज हो गई। चलिए अब बात करते हैं जुबिलेंट फूडवर्क्स की। मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज भी समझा दूंगा आपको। चलिए अगर अपन देखें तो यहाँ पे रतन इंडिया पे थोड़ी बहुत चीजें और भी है। ये जो प्रमोटर्स रहे हैं ये डिफॉल्टिंग प्रमोटर्स रह चुके हैं। और अगर अपन देखें यहाँ पे मनी लाइफ जो कि बहुत बड़ी है, सुचेता दलाल जो जिन्होंने स्कैम 1992 यहाँ पे एक्सपोज किया था, उन्हीं का ये वेबसाइट है। तो उसमें यहाँ पे बेसिकली उनको डिफॉल्टिंग प्रमोटर का करार दिया गया और बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। अभी जुबिलेंट फूडवर्क्स ने क्या बोला था, देखो अगर अपन देखें तो यहाँ पे मैं आपको इंग्लिश में समझा देता हूँ। देखिए इन लोग ने क्या किया था, पहली बात तो एक अपनी एसोसिएट कंपनी का यहाँ पे कोई डील होता है तो उसका कोई भी डिस्क्लोजर देना यहाँ पे जरूरी नहीं है।
जिसका डिस्क्लोजर का मतलब होता है यहाँ पे होल्डिंग कंपनी को डिस्क्लोजर देना कोई जरूरी नहीं होता। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, रिवोल्ट मोटर्स की डील हुई थी यहाँ पे जुबिलेंट फूडवर्क्स के साथ कि हम आपको थोड़े बहुत व्हीकल्स देंगे आपकी डिलीवरी करने के लिए, जो कि ये कंपनी डोमिनोज वगैरह जो पिज्जा और या फिर अपना जो मल्टी ब्रांड रिटेलिंग करती है फूड वगैरह की, तो उसमें ये लोग काम करते हैं। अब जुबिलेंट फूडवर्क्स ने क्या बोला था, उसकी जो यहाँ पे उसका क्लेम था कि ये बोल रहे कि एक्सेसिव है, हम लोग बहुत सारे एग्रीमेंट्स करते हैं बट ये रतन इंडिया इसको फालतू में ही यहाँ पे एक न्यूज बना के शेयर प्राइस को इंपैक्ट करना चाहती है। बेसिकली उनका ये कहना था कि ये द कंपनी वर्क्स विद मल्टीपल पार्टनर्स एंड रेवेन्यू, देयरफॉर रिवोल्ट इज वन ऑफ द बिजनेस पार्टनर्स एंड इट्स करंट शेयर बिजनेस ऑफ इलेक्ट्रिक बिजनेस इज लेस देन 10%। कुल मिला के ये कंपनी का बेसिकली है ना बात का बतंगड़ बनाने की बात थी। देखिए हम तो यहाँ पे मतलब आप समझिए कि हमने कोई करार किया तो उसका यहाँ पे एग्रीमेंट जरूरी नहीं ना हर बार अपन उसका डिस्क्लोजर दे, और रतन इंडिया इस तरीके से बहुत करता है। अगर आपने उनकी कंपनी के डिस्क्लोजर देखे होंगे तो बहुत बार आपको दिखेगा कंपनी यहाँ पे कि कंपनी की सेल्स बहुत अच्छी चल रही है, ठीक है, डीलर्स और उनकी फोटो डाल दी गई, ठीक है, कोई भी ईवी पॉलिसी आई तो उस पर अपना कॉमेंट पास कर दिया कि इससे रतन इंडिया को फायदा होगा। आपने इस तरह के कॉमेंट्स बहुत देखे होंगे, उनके डिस्क्लोजर्स उनकी जो चीजें हैं उस पर बहुत सारी चीजें आपको दिखी भी होंगी। तो कुल मिला के ये सब चीजें क्या होती है, एक छोटे शेप में है ना बहुत ज्यादा मैनिपुलेट करती है कमेंट्स वगैरह भी। अगर अपन देखें, मैं एक और चीज आपको बता दूं कि इनकी जो बेटी है उनका कि यहाँ पे बेसिकली अंजलि है, उनका यहाँ पे एक और इंटरव्यू आया था, वो बोले थे कि हम नए बिजनेस में पैसा लगाएंगे। चलिए मान लीजिए हम लोग ने नए बिजनेस में पैसा लगाया है, पर मुझे एक बेसिकली समझ नहीं आया कि कंपनी यहाँ पे सोलर पावर का बिजनेस क्यों अबंडन किया गया। अब कंपनी ने सोलर पावर का बिजनेस क्यों अबंडन किया गया, क्योंकि वो न्यू बिजनेस है, न्यू एज बिजनेस है। कंपनी की इस तरीके की हिस्ट्री रही है, कुछ बिजनेस खोले वो नहीं चले तो वो बंद कर दिए, जिसमें से सोलर पावर एक बिजनेस है। और जैसे ही कंपनी बोल रही कि हम लोग यहाँ पे नए बिजनेस में पैसा लगाएंगे, तो वो अब लगातार रतन इंडिया पावर को क्यों यहाँ पे सपोर्ट करता है। रतन इंडिया पावर बेसिकली लॉस मेकिंग कंपनी है, उसके फिनेंशियल तो और भी खराब है, ठीक है, उसकी भी बात करेंगे। चलिए अगर आप देखो जानना है कि रतन इंडिया पावर को कैसे कंपनी बेसिकली फंडिंग करती है, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ उसकी एनुअल रिपोर्ट में। अगर अपन देखें तो कंपनी का बेसिकली एक नॉन कंप्लायंस का इशू भी रहा है, ऐसा नहीं है, बहुत बार कंपनी ने सेबी की चीज़ों का यहाँ पे नॉन कंप्लायंस किया, जिसमें से एक डिफॉल्टिंग प्रमोटर हो गया। दूसरा यहाँ पे वुमेन डायरेक्टर्स को अपॉइंट करना जरूरी होता था, वो कंपनी ने अपॉइंट नहीं किया था, अभी यहाँ पे अपॉइंट कर लिया गया है, बट यहाँ पे इस तरह की हिस्ट्री रही कि कंपनी नॉन कंप्लायंस करती रहती है। चलिए अगर अपन देखें तो यहाँ पे एक वो जो मटरनेट को खरीदा था ना, मटरनेट, ये यहाँ पे डिस्क्लोजर में लिखा हुआ है कि बेसिकली ये कंपनी ओन्ड एंड कंट्रोल बाय राजीव रतन एंड अंजलि, ठीक है, तो इस तरीके की चीजें रही है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे कंपनी को बहुत सारी चीजों के है ना शेयर होल्डर्स के अप्रूवल लेती रहती कि हम इधर उधर पैसा लगाएंगे, इसको गारंटी देंगे, इसको लोन देंगे, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे अगर अपन देखें तो कंपनी ने बहुत बार एक और चीज भी करी है, जैसे कि मैं आपको दिखा सकता हूँ, बेसिकली अपना जो रतन इंडिया पावर है उसको लगातार यहाँ पे बिजनेस देती आई है, मैं आपको बेसिकली पैसे देते आई है। कंपनी के सीएफओ ने भी रिजाइन किया था, तो वो भी एक बहुत ही मतलब गलत बात होती है, ठीक है। तो बेसिकली अभी मेरे को यहाँ पे मिल नहीं रहा है, लास्ट 3 साल से यहाँ पे आप देख सकते हो, ये कंपनी की एनुअल रिपोर्ट है, प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू रतन इंडिया पावर, रतन इंडिया पावर, रतन इंडिया पावर, रतन इंडिया पावर। लास्ट 2-3 सालों से कंपनी रतन इंडिया पावर को फंड करती आई है, उनका बिजनेस बेसिकली इसी तरीके से चलता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई है। इसके अलावा भी यहाँ पे फिनेंशियल्स में आपको बहुत सारी चीज़ें दिख सकती है। बेसिकली मैं आपको यहाँ पे 1-2 चीज़ें और भी दिखा देता हूँ। ये कंपनी के कुछ रेशोज है जो आप यहाँ पे देख सकते हो, और आई थिंक ये रेशोज बहुत ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। एनपीएम वगैरह जो भी है सभी जीरो है, तो ये आप यहाँ पे समझ सकते हो। ये लॉस मेकिंग कंपनी का किस तरीके का यहाँ पे देखते हो, तो ये भी आपको मैंने वापस बताया था। तो ये चीज़ें, तो ये अगर आप देखोगे तो रतन इंडिया पावर के यहाँ पे फाइनेंशियल्स है जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे एक तो कंपनी लॉस मेकिंग है, लगातार हर पीरियड में कंपनी ने लॉस ही यहाँ पे खाया है, और ये लॉस बहुत ही बड़ा होता है, 463 करोड़ रुपए का लॉस होता है। और अगर आप देखोगे रतन इंडिया एंटरप्राइजेस का जो खुद का रेवेन्यू वो तो लाखों में होता है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे अपन इस कंपनी को फंड करते आ रहे हैं जो आज तक कभी लॉस मेकिंग नहीं रही है, आज तक हमेशा लॉस मेकिंग रही है, ठीक है। उसके बाद कंपनी के पास बहुत सारी लाइबिलिटीज भी खड़ी है, अगर आप देखोगे 18,000 करोड़ की लाइबिलिटीज पड़ी है। उसके बाद यहाँ पे देखिए कंपनी का कोई भी यहाँ पे नेटवर्थ नहीं है, अगर अपन देखें केवल और केवल 1900 करोड़ रुपए की नेटवर्थ है। चलिए यही नहीं, बल्कि कंपनी के जो यहाँ पे अगर आप देखोगे कंपनी ने एक नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कर रखा है। यहाँ पे कंपनी के ऑडिटर्स क्या बोलते हैं, कंपनी ने यहाँ पे एक नॉन करंट इन्वेस्टमेंट किया था। बेसिकली यहाँ पे अगर अपन देखें कंपनी ने ना 1800 करोड़ रुपए लगाए थे, और वो जो बेसिकली कंपनी है वो बेसिकली दिवालिया हो चुकी है, ठीक है। वो कंपनी लगातार लॉस मेकिंग थी, तो अब यहाँ पे 1800 करोड़ रुपए वो डूब चुके हैं, एक तरीके का वो चीज़ है, ठीक है। और अभी अगर अपन देखें तो कंपनी को यहाँ पे ना MSDCL, यहाँ पे जो अपना महाराष्ट्र का जो है वो है, वो कंपनी ने क्या रिपेमेंट ऑफ बोरिंग्स के लिए बोरिंग्स वगैरह पे डिफॉल्ट वगैरह किया था, तो यहाँ पे इन लोग ने
यहाँ पे है ना बेसिकली वो एक जो महाराष्ट्र का इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है उन्होंने इनका साथ कॉन्ट्रैक्ट भी टर्मिनेट कर दिया है। ठीक है, तो बेसिकली ये सारी चीज़ें हो रही है। तो ये आप रतन इंडिया पावर पे भी एक झलक देख सकते हो। ठीक है, और मैं आपको बता दूं रतन इंडिया एंटरप्राइजेज में जो भी कंपनीज हैं वो यहाँ पे सभी की सभी कंपनीज प्रमोटर द्वारा ओन की गई थी और यहाँ पे अभी उनके थ्रू खरीदी गई है, जिसमें से अगर अपन देखें नियोटेक को अगर अपन छोड़ दें जो कि उनने खुद ने बनाई थी, इन्वेस्टमेंट मैनेजर वाली जो कंपनी थी रतन इंडिया इन्वेस्टमेंट मैनेजर, ये कंपनी पे भी यहाँ पे जब इसका डिस्क्लोजर आया था तो ये भी बेसिकली यहाँ पे प्रमोटर्स की ही है। न्यूज का है, यहाँ पे इनका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, ये कंपनी ने खुद ने बनाई थी। रिवोल्ट इंटेल कॉर्प, अच्छा रिवोल्ट इंटेल कॉर्प बेसिकली यहाँ पे जिस कंपनी को यहाँ पे ये ई बाइक्स का जो बिजनेस होता है ये बेसिकली माइक्रोमैक्स के कंपनी के जो फाउंडर थे उन्होंने यहाँ पे बेसिकली इसको फाउंड किया था। और माइक्रोमैक्स की हिस्ट्री भी आपको बता दूं कि माइक्रोमैक्स इज नॉट अ सक्सेसफुल बिजनेस एंड ही इज नॉट अ सक्सेसफुल बिजनेस पर्सन ऑल्सो। ठीक है, तो यहाँ पे अभी अपन लगभग मैं आपको 10 से 12 10 एक रीजंस मैं आपको बता चुका हूँ कि आपको क्यों रतन इंडिया एंटरप्राइजेस और रतन इंडिया पावर को यहाँ पे बेसिकली अवॉइड करना चाहिए। बेसिकली एक तरीके के बबल होते हैं और यहाँ पे रिटेल का किस तरीके से पार्टिसिपेशन बढ़ाया जाता है एक स्टॉक के अंदर वो भी आप देख सकते हो लगातार। अब यहाँ पे आपको है ना बहुत सारे टेलीग्राम चैनल और बहुत ही सारी यहाँ पे जगह पे आपको लगातार इन चीज़ों के बारे में आ रहा होगा रतन इंडिया एज अ मल्टी बैगर वगैरह वगैरह। अगर अपन देखिए यहाँ पे अभी जो रिटेल इन्वेस्टर्स यहाँ पे है कंपनी के इसमें शेयर होल्डिंग पैटर्न में, तो वो भी मैं आपको दिखा सकता हूँ। तो अगर आप देखोगे 1,36,000 रिटेल इन्वेस्टर्स ने यहाँ पे पैसा लगा रखा है। ठीक है, अब बेसिकली ये जो नंबर ऑफ रिटेल इन्वेस्टर्स है ना पार्टिसिपेशन धीरे धीरे बढ़ता आया है क्योंकि शेयर प्राइस को इसी तरीके से मैनिपुलेट किया गया और इसी तरीके से यहाँ पे न्यूज़ वगैरह डाल डाल के कंपनी ने काम किया। मेरे को आप कॉमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको इसके बिजनेस में क्या अच्छा लगा। रिवोल्ट मोटर्स का जो कंपनी का बिजनेस है वो होता है बट उसका रेवेन्यू नहीं आ सकता है क्योंकि कंपनी का 50% से कम स्टेक है। अच्छा, आप ये मत बोलिएगा कि कंपनी यहाँ पे स्टेक खरीदेगी क्योंकि कंपनी ने ऑलरेडी यहाँ पे डिस्क्लोज कर दिया है कि वो जो उनका स्टेक है वो 44% के आसपास ही रहेगा, जो भी है 44-43% जो स्टेक है वो वहीं पे रहेगा। रिवोल्ट मोटर्स का तो यहाँ पे रेवेन्यू या प्रॉफिट कुछ भी नहीं आ सकता और रिवोल्ट मोटर्स अभी यहाँ पे डिविडेंड अनाउंस नहीं करती है तो कंपनी को कोई अर्निंग नहीं होगी, ये अपन फाइनेंशियल्स में देख चुके। ड्रोन स्काई वाला जो बिजनेस है वो यहाँ पे कंपनी उसमें कुछ हो नहीं रहा है। ठीक है, ड्रोन्स के बिजनेस के अंदर एक ही कंपनी मास्टर है वो है जेन टेक्नोलॉजीज। उसके बाद फिनटेक या फिर ई कॉमर्स की बिजनेस की बात करें वो बिजनेस होते ही नहीं है। पांचवा बिजनेस पावर का जो बिजनेस है वो लॉस मेकिंग है। सोलर का बिजनेस अच्छा होने वाला था वो कंपनी ने बंद कर दिया। इस तरीके की हिस्ट्री रही है और यहाँ पे अपन ने बहुत सारे फ्रॉड्स, डिफॉल्ट और नॉन रिपेमेंट ऑफ द बोरिंग्स की भी यहाँ पे बात करी है। ठीक है, फंड डाइवर्जन की भी बात कर ली है और यहाँ पे इस तरीके की चीजें होती रही है। नॉन कंप्लायंस ऑफ लॉस भी देखे गए हैं। तो आपको अभी मैंने इतने सारे रीजंस दे दिए हैं कि यहाँ पे क्यों आपको रतन इंडिया पावर या फिर एंटरप्राइजेस को यहाँ पे अवॉइड करना चाहिए। आप कोई भी एक रीजन को यहाँ पे पकड़ के आप कंपनी को अवॉइड कर सकते हैं। मेरी राय हमेशा वही रहेगी कि यहाँ पे आप अवॉइड करें। अच्छा, कुछ लोगों ने अगर इसको ऊपर में होल्ड करके रखा है, ऊपरी भाव में है, तो बेसिकली अगर आपका लॉस कम है तो आप इसको एग्जिट कर ले या फिर थोड़ा बहुत जब भी इस शेयर प्राइस में सर्किट वगैरह लगे तो आप यहाँ पे एग्जिट कर लीजिएगा। अच्छा, ये एक और बात मैं आपको बता दूं, जब तक कंपनी कोई बड़ा ब्रेक थ्रू नहीं करेगी मेरा ओपिनियन नहीं बदलेगा। जब तक कंपनी के एग्जैक्ट फाइनेंशियल्स नहीं बदलेंगे तो मैं इसमें अपनी राय यहाँ पे कभी नहीं बदलूंगा। ठीक है, तो बेसिकली कंपनी के फाइनेंशियल्स बदलने चाहिए। कंपनी का आज भी रेवेन्यू यहाँ पे बिल्कुल लाखों में होता है, आप कंपनी की जो वैल्यूएशन है वो करोड़ों में चल रही है। चलिए, ये अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत कम लोग आपको दिखेंगे या फिर बहुत क्या बल्कि शायद कोई नहीं होगा जो आपको रतन इंडिया पे ये बोलेगा कि यहाँ पे आप बेयरिश हो जाइए। ठीक है, क्योंकि इन ऐसी कंपनियों के बारे में तभी बोला जाता है जब वो कंपनी यहाँ पे नुकसान होती है या फिर जब यहाँ पे दिवालिया होती है। अच्छा, मैं आपको एक और एग्जांपल दे सकता हूँ। मैंने इससे पहले अडानी ग्रुप को बस्ट आउट किया था और उससे पहले हम लोग ने कुछ और भी कंपनीज पे बात करी थी जिनको हम लोग ने बस्ट आउट किया था जो पेनी स्टॉक्स से, जिसमें से DHFL, जेट एयरवेज या फिर अगर अपन बात करें वीडियोकॉन, तो इस तरीके की कंपनीज को भी हम लोग ने बस्ट आउट किया है। वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाके देख सकते हैं किस तरीके की कंपनीज को हम लोग ने, जिसे हम बोलते हैं गार्बेज स्टॉक्स, उसको हम लोग ने अवॉइड किया था। तो कंप्लीटली अवॉइड की यहाँ पे राय रहेगी। थैंक यू सो मच।